भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यही है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर गए तो शाम को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। ये ऐसी साइकी बनी हुई है जी। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इजराइल से अकेला जाऊंगा, इजराइल से वापस, मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने कहा मैं पैलेस्टाइन भी जाऊंगा तो सीधा पैलेस्टाइन जाऊंगा और वापस आऊंगा। मैं ये क्लब करके हमारे देश के सेकुलरिज्म की जो विकृतियां हैं मैं उसका शिकार नहीं होने वाला हूं। और देश की आजादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल गया, शान से कार्यक्रम किए, तब वापिस आया। 2-3 महीने के बाद मेरा पैलेस्टाइन का कार्यक्रम बना तो मैं सीधा पैलेस्टाइन गया। तो उस वहां पर जाते समय लॉजिस्टिक प्रॉब्लम था, मुझे हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। मैं जॉर्डन से जाने वाला था तो जॉर्डन के किंग जो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है, जॉर्डन के किंग मोहम्मद पैगंबर साहब के डायरेक्ट वारिस है, उनको पता चला कि मैं ऐसे ही वहां से पास हो रहा हूं। उनका जी नहीं, मैं अपना कार्यक्रम बदल करके जॉर्डन वापस आऊंगा, आप मेरे आइए, हम बैठेंगे और आपको हेलीकॉप्टर आपके देश से लाने की जरूरत है, मेरे हेलीकॉप्टर में जाएंगे और पूरी यात्रा में मेरी व्यवस्था रहेगी। जॉर्डन के किंग एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कुछ दिन पहले इजराइल जाके आया हुआ है। इतना ही नहीं, मैं जॉर्डन के किंग का हेलीकॉप्टर में जब जा रहा था पैलेस्टाइन तो इजराइल के 6 विमान उनके एयरफोर्स के वो उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे और मुझे यानी जॉर्डन सम्मान दे रहा है, मुझे इजराइल सम्मान दे, और मैं जा रहा था पैलेस्टाइन, वो इजराइल को मालूम था, फिर भी वो मेरा सम्मान कर रहे थे। जब मैं मेरा कहता हूं, मैंने मोदी की बात नहीं करता हूं, मेरे देश की बात कर रहा हूं। और जब पैलेस्टाइन गया तो उतना ही सम्मान दिया गया मुझे पैलेस्टाइन में जितना कि इजराइल में। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, और मैं बताता हूं सेंट्रल एशिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। आपने देखा होगा कल अफगानिस्तान के तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होते होते बच गया है। ऐसी संकट की घड़ी में भी ये दुर्भाग्य है कि वहां के राष्ट्रपति जी, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको हमें खोना पड़ा। और मिस्टर रईस जो जिनका अभी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उनकी पत्नी भी हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ उसका बहुत अच्छा निकट संबंध है, यानी जीवन संबंध है। तो मेरे एक प्रकार से अच्छे घरेलू इन लोगों से संबंध है, तो एक अच्छे साथी को मैंने खोया, इसका दुख भी है। लेकिन उनके मृत्यु के कुछ ही समय पहले हमने चाबहार का एग्रीमेंट किया। मैं मानता हूं कि सेंट्रल एशिया में, लेकिन दुनिया ने किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और दुनिया में, अच्छा मेरी एक बात साफ होती है, मेरे देश की नीतियां किसी तीसरे के संदर्भ में मैं नहीं करता हूं। मेरी अपनी देश की आवश्यकता है, मेरी देश की प्रायोरिटी है, उसी के हिसाब से चलूंगा। वैसा ही प्रॉब्लम है कोरिया और जापान का। ज्यादातर नेता जाएंगे तो कोरिया जाएंगे, जापान जाएंगे, जापान जाएंगे, कोरिया जाएंगे, क्लब करते हैं। उनका कहना ये हमारा इंसल्ट है, आप अकेले क्यों हमारे साथ है। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं। मैं कोरिया अकेला गया, बाकी 10 जगह पे जापान नहीं गया। जब जापान गया तो कोरिया नहीं गया। उनको मैसेज जाता है, हाँ ये इंसान को समझ है। तो मैं दुनिया जो खींची रहती है और बड़ी बारीकी से इन चीजों का मैं अध्ययन करता हूं। मैं घिसी पीटी एडवाइस पर चलता नहीं हूं जी, और उसका परिणाम है कि आज दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। एक उदाहरण हमने जय जयकार का देखा, पाकिस्तान के छात्र यूक्रेन से भारत का तिरंगा लेकर उसकी आड़ में वो निकले। अब देखिए हमारे देश में भी कैसा चल रहा है, मैं तो हैरान हूं। इस देश में
के प्रयत्नों से अगर कोई चीज अच्छी होती है, हो सकता है जिसको सहन नहीं होता है चुप रहे, ये तो हो सकता है, तारीफ न करे, ये भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन उसके विरुद्ध मैं तो देखता हूं, इन दिनों भी पत्रकार मुझे पूछते हैं, क्या सचमुच में आपने टेलीफोन किया था यूक्रेन को? सचमुच में आपने पुतिन को फोन किया था? मैंने कहा अब कॉल डिटेल निकलवा दो, मैं तो क्या थक गया अमेरिका जवाब नहीं देते। अब इन लोगों को क्या करूं? नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जी। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, दो राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाल दें। इसलिए मुसीबत यही है कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान के तिरंगे की यह ताकत होती है। और मेरा पहला अनुभव मैं बता दूं, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, स्टडी करता हूं, एनालिसिस करता हूं। मैं पहली बार कब अनुभव हुआ, जब नेपाल में भूकंप आया, तो हम जितनी मदद हो सकती थी हमारी तो जिम्मेवारी थी, क्योंकि और मुझे एक अनुभव था गुजरात के भूकंप के बाद काम का, मुझे अच्छा अनुभव था, तो मैं खुद चीजों को लीड करता था, मोबिलाइज करता था। लेकिन मैंने वहां देखा दुनिया के करीब 40 देश के लोग होंगे जिनको हमने कोई न कोई मदद करके नेपाल से बाहर निकाला। तो उस दिन मैं समझ गया कि अब तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प, इसका ठेका पश्चिम का है। मैंने तय किया ये ठेका मेरा रहेगा। अब इसलिए आपने देखा होगा कोविड में हम लोग चाइना से लोगों को वापस लाए, तो बहुत सारे अन्य देशों के लोगों को लेके आए। यमन में मुसीबत आई, हम अन्य देशों के लोगों को ले आए और उनको बाद में उनके देश में भेजा। अभी सूडान में हुआ हमारे देश के साथ, वहां भी अन्य देश के लोग फंसे थे, उनको भी ले आए। तो आज दुनिया में जो कभी हमारा नाम नहीं था, कि वरना तो ये था भी ये पश्चिम की दुनिया का ही एक प्रकार का उस पर ओनरशिप थी कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम होना वाले यही लोग करते, ये लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं करते। आज स्थिति ये है कि भारत, आप क्या करोगे मुझे पूछते हैं लोग, आप कैसे करोगे पूछते हैं, और मैं करता भी हूँ। अब जैसे आर्टिकल 370 जब वापस लिया, तो आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि ये मिडिल ईस्ट के देश नाराज हो जाएंगे, कोई अरब कंट्रीज हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारे 4 काम बंद कर देंगे? अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और ये जवाब मेरा शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, और शायद पहली बार मैं इस विषय को आपने मुझे ऐसी जगह पे छू लिया है कि शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आर्टिकुलेट करने की, क्योंकि एकदम से आपने पूछा है तो। लेकिन हमारे देश में जब भी कश्मीर की बात आती थी तो 70 साल तक इसको इंटरनेशनलाइज किया गया। दुनिया का हर देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करता था। थोड़ी बहुत अटल जी ने कोशिश की थी कि टेररिज्म को सेंटर पॉइंट लाए, लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया में, और इसलिए 370 के संबंध में भी ये स्वाभाविक था कि दुनिया कोई बहुत बड़ा नाराजगी व्यक्त करेगी। हुआ उल्टा, दुनिया ने जितने देशों को लोग मानते थे कि इन मुद्दों पर भारत पर वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, भारत को घेर सकते हैं, अधिकतम लोग मौन रहे। जिन्होंने कहा वो ये कहा कि ये उनका इंटरनल मामला है। दुर्भाग्य ये है कि अरब देश तो शांत रहे, दुनिया के सभी इस्लामिक देश शांत रहे, मेरे देश की कांग्रेस चू चू करती रही। ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी मानसिक विकृतियों से भरी पड़ी हुई इनकी सोच है दुनिया ने। और अच्छा, 370 के बाद में दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है, उनको जिंदा वापस लेके आ गए।
उस समय मोदी जी, मैं बहुत सारे जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं उनके बयान सुनता था। जब कतर में हमारे लोगों को फांसी की सजा हो गई, वो जेल में थे, ओवैसी ने कहा अरे मोदी जी तो कहते थे उनके बड़े संबंध हैं, क्या हुआ? अरे ये तो विश्वगुरु बनते थे, क्या हुआ? किसने कहा कि कतर, मोदी जी कहते थे इज माई सेकेंड होम, अब कुछ नहीं कर पा रहे। या तो उन्होंने मोदी का पूरा स्टडी नहीं किया है, या तो वो मोदी की बात आई उस समय मीडिया में जाएंगे तो थोड़ी जगह मिल जाएगी इसलिए चले जाते हैं। क्योंकि मोदी एक ऐसी ब्रांड है जिसके कारण तो गाली देने से भी उसको स्पेस मिल जाता है और इसलिए लोग मौका ढूंढते हैं, यार गाली किसी और को देने से क्या फायदा है, मोदी को देंगे और इसलिए जल्दबाजी। उनको पता होना चाहिए कि यार कुछ तो होगा, ये कुछ तो चलता होगा, बोलता नहीं है कुछ करेगा, ये इनको समझ होनी चाहिए जी। अब इतने साल हो गए, अब मेरा और मेरे कोई सीक्रेट कुछ नहीं है, ओपन है जी। कोई ढंग से बराबर स्टडी करे, मीडिया के लोग भी नहीं करते जी, माफ करना, ढंग से स्टडी करे तो वो कह सकता है ये हुआ है ना, देखिए 3 दिन के बाद मोदी ये कदम उठाएगा, 5 दिन के बाद ये उठाएगा, 7 आप तय कर सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी नहीं, क्योंकि आपने एक बनी बनाई परसेप्शन में जीना चाहते हो, उसी को फैलाओ और उसके अनुकूल कुछ एनेक्डोट मिल जाए तो ढूंढते रहते हो। इसके कारण सारे के सारे लोग फेल हो जाते हैं। इस बार भी उनको लगता था कि 400 पर, आखिर स्थिति क्या हुई? इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? उनको समझ ही नहीं आया कि कहां ले जा रहा हूं मैं। तीन चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि आप पूरा कैंपेन ये लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत, वो मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया।